नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए देरी किस बात की, रुक कर लेते हैं इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। हफ्ते और सियासत की शुरुआत सोमवार से ही हो जाती है। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी वैसे तो 4 साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस मिशन में जुट गए हैं। इसके लिए सबसे पहले वो अपनी टीम के पुनर्गठन की तैयारी में है। पीसीसी की नई टीम तैयार हो चुकी है। अब संगठन का निचला ढांचा बदलने जा रहा है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी 4 साल का समय बाकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस मिशन में जुट गए हैं। इसके लिए सबसे पहले वो अपनी टीम के पुनर्गठन की तैयारी में है। पीसीसी की नई टीम तैयार हो चुकी है। अब संगठन का निचला ढांचा बदलने जा रहा है। 2028 चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की तैयारी। संगठनात्मक ढांचा बदलेगी कांग्रेस। पीसीसी की नई टीम हो चुकी तैयार। सभी जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी। दिल्ली से मंजूर होगी जिला अध्यक्षों की सूची। 3 साल पुराने जिला अध्यक्ष बदलेगी कांग्रेस। जहां अध्यक्ष नहीं है वहां होंगी नई नियुक्तियां। दिल्ली से होंगी ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां। ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट फाइनल। दिल्ली से मंजूरी का इंतजार। एआईसीसी से मंजूरी मिलते ही जारी कर दी जाएगी ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट। जिला और प्रदेश सह प्रभारियों के साथ चर्चा के बाद फाइनल हुई लिस्ट। प्रदेश भर का दौरा करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला और ब्लॉक ही नहीं, पंचायत और बूथ स्तर पर कांग्रेस नए सिरे से संगठन खड़ा करने जा रही है। कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि भले ही चुनाव में अभी 4 साल का समय बाकी हो, कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है। हमारे पास 4 साल का समय है। विपक्ष की भूमिका है। निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है जितेंद्र सिंह जी हैं, उनकी मंशा ये है कि संगठन ग्राउंड लेवल पे हम लोग और संगठनात्मक ढांचा हमारा मजबूत कर हम लोग फील्ड में उतरें तो आगामी चुनाव में उसका हमें लाभ मिल सके। एआईसीसी द्वारा निर्देशित हमारा जिला अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक के बाद हमारे मंडल अध्यक्ष होते हैं और सेक्टर अध्यक्ष होते हैं। जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कांग्रेस कमेटी का और भी नीचे स्तर पर जाकर कि जैसे पंचायत स्तर पे चुनाव होते हैं तो पंचायत कांग्रेस बनाने का निर्णय लिया है। इसी तरह नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषद में, क्योंकि वार्ड स्तर पे चुनाव होते हैं, तो वो नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पे भी कांग्रेस का गठन करने जा रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है। उधर भाजपा कांग्रेस की इन तैयारियों पर तंज कस रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि अभी चुनाव में 4 साल बाकी हैं। इसी बात का भरोसा नहीं कि जीतू पटवारी तब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे या नहीं। ऐसे में उनकी चुनावी तैयारियों का कोई मतलब नहीं है। भाजपा नेताओं का ये भी कहना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में छत्रपों में बटी है और अपने छत्रपों के अधीन नेता जीतू पटवारी को अपना नेता ही नहीं मानते। 2028 तक जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे क्या? आपको लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है और न कांग्रेस के किसी नेता को लगता है। कांग्रेस का जो छोटा से छोटा नेता कार्यकर्ता है जो पंचायत स्तर पे काम करता है, वह भी जीतू पटवारी जी आज जाएंगे कल जाएंगे चला चली में ये बात करता है। तो ऐसे में जीतू पटवारी पहले स्वयं को मजबूत कर ले, स्वयं का स्थान सुरक्षित कर ले, उसके बाद 28 की बात करें। आज जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बने को लगभग 2 साल होने आए, अभी जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। वो कमलनाथ जी आए थे तो अच्छे भले ब्लॉक चल रहे थे तो हमारी नकल करते करते मंडल से उन्होंने मंडलम बना लिया। वो मंडलम भी कहीं जमीन पे नहीं उतर पाए। जब भी कांग्रेस के एक नए प्रदेश अध्यक्ष आते हैं वो एक नया प्रयोग करने का प्रयास करते हैं और जब तक उनका ढांचा तैयार होता है तब तक उनको ऊपर से टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। जीतू पटवारी जी भी चला चली की बेला में है, वो अपना पद बचा ले, वही बड़ी बात है। भाजपा नेताओं की बातों को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि दशकों से कांग्रेस कई गुटों में बटी है, या यूं कहें कि कांग्रेस में जितने बड़े नेता है कांग्रेस के उतने गुट हैं। आरोप है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता चाहते ही नहीं कि कांग्रेस उनकी छत्र छाया से बाहर निकले। इनके इसी अनाधिकार दखल के चलते पीसीसी चीफ जीतू पटवारी 1 साल तक अपनी टीम घोषित नहीं कर सके। घोषित हुई तो विरोध शुरू हो गया। कमलनाथ सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि बड़े मामलों में उनकी राय नहीं ली जाती। दिग्विजय सिंह उनकी बातों पर सहमति जता चुके हैं। इन हालातों में जीतू पटवारी की 2028 की चुनावी तैयारी कितनी कामयाब होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति पहुंचेंगे। पिछले एक साल से सरकार इसकी तैयारियों में लगी थी, लेकिन विपक्ष को सरकार के इन प्रयासों में दम नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार औद्योगिकीकरण के नाम पर ऐसे ही सपने जनता को दिखा रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विकास की नई राह पर आगे बढ़ने वाला है। ये राह औद्योगिकीकरण की है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार अगले 5 साल में प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों का जाल बिछाने की तैयारी में है। इसके लिए नई औद्योगिक संवर्धन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस नीति में सबसे अधिक फोकस निवेशकों को विभिन्न अनुमतियां एक स्थान से बिना किसी कठिनाई के देने पर फोकस किया गया। इसके साथ ही लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट के लिए भी नियम सरल किए गए हैं। सरकार का फोकस इस बात पर है कि प्रदेश के कोने कोने में उद्योगों की स्थापना के साथ कम से कम 20 लाख युवाओं को रोजगार मिले। इसी के साथ ही सरकार ने फिल्म और पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिए सहूलियत भरे प्रावधान किए हैं। निवेश करने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया। पहले कहीं 25 अनुमतियाँ थी तो उसको कम करके 15 कर दी, किसी विभाग में 30 अनुमतियाँ थी तो उसको 12 कर दी। अनुमतियाँ और सब ऑनलाइन और पारदर्शी और समय सीमा के अंदर सारी अनुमति देना चाहिए, इस बारे में शासन के निर्देश भी है। ईज ऑफ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने क्षेत्रीय इन्वेस्टर मीट की है। उसका कारण है कि खाली उद्योग किसी एक झोन के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हो, पूरे प्रदेश का विकास हो, पूरे प्रदेश की हम क्षमताओं का सदुपयोग कर सकते हैं। और इसलिए पूरे प्रदेश को हमने फोकस करके ये पूरी संवर्धन नीति बनी है। हमारी पूरे तंत्र को एकदम स्लिम बनाया है, बिल्कुल कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आया है। इस पूरी उद्योग नीति में हमारा फोकस होगा कि लगभग 20 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। फिल्म पर्यटन नीति, सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण दक्षिण में होता है। हमारी पॉलिसी को हम दक्षिण तक भी ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे। दक्षिण की भाषाओं में फिल्म बनेगी तो भी हम हमारे यहाँ की सब्सिडी उसको प्रदान करेंगे। छोटी फिल्में आजकल बहुत बन रही है, सीरियल्स बहुत बन रहे हैं। इन सब को हमने फोकस करते हुए और ये सब यहाँ पर आए बनेंगे तो इन सबको सरकार सुलभता के साथ सब्सिडी प्रदान करेगी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया है। 24-25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के उद्योगपति पहुंचेंगे। पिछले एक साल से सरकार इसकी तैयारियों में लगी थी, लेकिन विपक्ष को सरकार के इन प्रयासों में दम नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि पिछले 20 साल से भाजपा की सरकार औद्योगिकीकरण के नाम पर ऐसे ही सपना दिखा रही है, लेकिन न नए उद्योग खुले न लोगों को रोजगार मिला। विपक्ष का कहना है कि सरकार कितनी भी नीतियां बना ले, जब तक उनका क्रियान्वयन नहीं होता कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मध्य प्रदेश सरकार बार बार निर्णय देती है, बार बार घोषणा करती है, क्रियान्वयन नहीं करती है। ताज्जुब इस बात का होता है कि शिवराज सिंह चौहान के टाइम पर भी बात की थी कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार भी करी, 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कब देंगे भाई? उद्योग लगाएंगे तो वो तो ठीक है, और संवर्धन नीति तो कई बार बन चुकी है उद्योगों की, लेकिन संवर्धन आज तक नहीं हुआ। आदि इंडस्ट्रीज गोविंदपुरा में बंद है, आदि इंडस्ट्रीज मंडीदीप में बंद है, मालनपुर का भट्टा बैठ गया है। तो ये 20 साल में ही तो हुआ है। और नीतियाँ हर बार बनती हैं, उद्योग मित्र, उद्योग संवर्धन, उद्योग विकास, कितनी सारी नीतियाँ बन चुकी। इस तरह की जुमलेबाजी का कोई औचित्य नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश को विकास के पंख लग चुके हैं, लेकिन इसके बाद औद्योगिकीकरण के मामले में मध्य प्रदेश वो स्थान नहीं हासिल कर पाया जिसका हकदार है। उद्योग धंधों की कमी से प्रदेश में बेरोजगारों की एक बड़ी फौज भी है। देखना यह है कि प्रदेश के कोने कोने में उद्योग लगाकर प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ बेरोजगारी खत्म करने की सरकार की कोशिशें कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। संत शिरोमणि रैदास का संदेश है कि जब तक जाति है तब तक इंसान आपस में नहीं जुड़ सकता, फिर बेहतर समाज और भारत
एक राष्ट्र कैसे बनेगा। लेकिन यहां उनके नाम पर ही सियासत बटी हुई है। एक और जहां उनकी जयंती पर भोपाल से लेकर सागर तक कार्यक्रम हुए, सरकार ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर संत रविदास के नाम पर सियासत करने के आरोप लगा दिए। देखिए रिपोर्ट। जात जात में जात हैं जो केलन के बाद, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात न जात। संत शिरोमणि रैदास का संदेश है कि जब तक जाति है तब तक इंसान आपस में नहीं जुड़ सकता, फिर बेहतर समाज और भारत एक राष्ट्र कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ उनके नाम पर ही सियासत बटी है। मानवता सहिष्णुता का संदेश देने वाले महान संत की जयंती सियासत की भेंट चढ़ गई। एक और जहां उनकी जयंती पर भोपाल से लेकर सागर तक कार्यक्रम हुए, सरकार ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। संत रविदास जी महाराज ने भक्ति मार्ग पे चलते हुए अपने आत्मा में परमात्मा है इस भाव को रेखांकित करते हुए समूचे समाज को गौरवान्वित किया है। संत शिरोमणि की 648वीं जयंती के अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं विपक्ष ने सरकार पर संत रविदास के नाम पर सियासत करने के आरोप लगाए। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने कहा कि चुनाव के पहले संत रविदास के नाम पर बड़े बड़े आयोजन करने वाली भाजपा और उसकी सरकार ने इस साल उनकी जयंती को औपचारिकता निभाकर ये बता दिया है कि संत महापुरुषों के नाम से वो सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाती है। आज रविदास जयंती पर पूरे प्रदेश में सन्नाटा है। केवल दिखावे के मात्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में एक कार्यक्रम करके रविदास जयंती और मनाने का निर्णय लिया है, उनमें शामिल हुए हैं, परंतु पूरे प्रदेश के अनुसूचित जात के लोगों में निराशा है। भारतीय जनता पार्टी केवल अनुसूचित जात के वोटों के लिए चुनाव के पूर्व इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए संत रविदास के सम्मान में किए गए काम गिनाए और सवाल किया कि कांग्रेस ने उनके सम्मान के लिए क्या किया है। मैं वो बताना चाहता हूँ कांग्रेस के उन मंद बुद्धि नेताओं को कि आपने अपने जीवन में जितना समय आपको 50-55 साल आपको राज करने का अवसर मिला, एक भी कोई यादें नहीं जुड़ी हैं कि आपने कोई एक काम संत रविदास जी के नाम से किया हो। हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सागर में 102 करोड़ की लागत से वहाँ संत रविदास लोक को विकसित किया जा रहा है। पूरे भारत का, पूरी दुनिया का, न केवल अहिरवार समाज वरन पूरा समाज एक श्रद्धा भाव के साथ उनके नमन करने के लिए वहां आएगा। अब आपको संत रविदास के नाम पर हो रही सियासत के मायने भी समझा देते हैं। दलित सियासत के मायने। मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी 18% है। मध्य प्रदेश में करीब 64 लाख दलित वोटर हैं। आमतौर पर दलित वोटर बीएसपी के माने जाते हैं। पिछले 2 दशक से दलित वोटों का बंटवारा बीजेपी और कांग्रेस में हो रहा है। 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें दलितों के लिए सुरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18 सीटें और बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। कमलनाथ की सरकार गिरी तो 4 दलित विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 और कांग्रेस ने सिर्फ 10 सीटें जीती। ये कामयाबी हासिल करने के लिए 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने संत रविदास का मंदिर बनाने का ऐलान किया। इसके लिए राम मंदिर की कार सेवा के तर्ज पर समरसता यात्राएं निकाली। इसी तरह 2024 में लोकसभा चुनाव के चलते सागर में भव्य आयोजन हुए। बीजेपी से पीएम मोदी तो कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं हुई। संतों की कृपा से मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है। दिल्ली में 14 अगस्त 2019 में वहाँ जो रविदास जी की मंदिर थी, इन्होंने बुलडोजर लगा के उसको तोड़ दिया। इस साल कोई चुनाव नहीं तो संत रविदास की जयंती भी फीकी रही। उनकी जयंती भले ही फीकी रही हो, लेकिन सियासत जमकर हुई है। संत रविदास ने कहा था, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। लेकिन विडंबना ये है कि वो सियासी दल जिनकी पूरी सियासत ही जातीय विभाजन पर केंद्रित हो चली है। समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। ये पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? यानी राहुल गांधी की जातीय जनगणना वो भी अपने आप को संत रविदास का अनुयायी बताने से नहीं चूक रहे हैं। वजह सिर्फ वही है, सबको संत रविदास के बहाने दलितों के वोट चाहिए।
ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। देश की सियासत में एक नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। ये संग्राम मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों की देखरेख करने वाले वक्फ बोर्ड के नए स्वरूप को लेकर है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के मौजूदा स्वरूप में संशोधन करना चाहती है। इसके लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है। इसके साथ ही संसद में बवाल भी मच गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी सांसदों के संशोधन प्रस्तावों को कचरे के ढेर में फेंक दिया और मनमानी कानून बनाना चाहती है। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की सियासत में एक नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। यह संग्राम मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों की देखरेख करने वाले वक्फ बोर्ड के नए स्वरूप को लेकर है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के मौजूदा स्वरूप में संशोधन करना चाहती है। इसके लिए गठित जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई है। इसके साथ ही संसद में बवाल मच गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी सांसदों के संशोधन प्रस्तावों को कचरे के ढेर में फेंक दिया है और मनमानी कानून बनाना चाहती है। आज की अनुमति से आज की कार्यसूची में जनसंख्या 24 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभापटल पर रखता हूँ। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है। वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स है, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। जिस तरह से आज बिल जो टेबल हुआ है वक्फ बोर्ड बिल, तो जो विपक्ष के सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात, जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं। और ये मनमाने तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कि कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। वक्फ बोर्ड में यूं तो 14 संशोधन किए गए हैं, लेकिन जिन मुद्दों पर बवाल है वो आपको समझा देते हैं। वक्फ पर बवाल क्यों? पुराना कानून। वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। प्रस्तावित बिल, जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पुराना कानून, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावित बिल, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराना कानून, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। प्रस्तावित बिल, यदि किसी ने वक्फ को जमीन नहीं दी, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो, तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराना कानून, वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। प्रस्तावित कानून, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। जेपीसी की रिपोर्ट आते ही मुस्लिमों की सबसे बड़ी प्रतिनिधि संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा है कि ये प्रस्तावित बिल उसे कबूल नहीं, इसके खिलाफ अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है
कि देश की अपनी जायदाद पर जितना हक सिखों और हिंदुओं का है, उतना ही मुस्लिमों का भी है। हमारे सिख भाई हैं, उनके जो अपने मजहबी स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनकी जो इंतजामिया होगी उसको सिख भाई चलाएंगे। हिंदू गवर्नमेंट की जो अमलात है, उसकी जो जायदादें हैं, उसको हिंदू चलाएंगे। जितना हक उनके लिए है उतना ही हक मुसलमानों के लिए भी होना चाहिए। हमारी लड़ाई हुकूमत से है जो मुसलमानों पर जो जुल्म कर रही है और इस मुल्क के संविधान पर जो जुल्म कर रही है, मुसलमानों को वो उसके हक से महरूम रखना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धार्मिक संपत्तियों पर सिखों और हिंदुओं की तरह अधिकार मांग रहा, तो हिंदू संगठन और साधु संत पहले से ही वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देने का विरोध करने के साथ वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को असीमित किया, जिस पर नियंत्रण समय की मांग है। हर सनातनी ये चाहता है कि हमारे सनातन की भी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारा धर्म आजाद नहीं, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर है, हमारे गुरुकुलम बंद कर दिए गए हैं, हमारी गौ और सड़क पे भटक रही है, हम आजाद अभी भी नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। बोर्ड भी हलाल की तरह ही है, ये भी जमीन कब्जा करने का एक संगठन है, सुनियोजित संगठन है, संवैधानिक संगठन है। इसलिए वक्फ बोर्ड को तत्काल तुरंत भंग कर देना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं ये जमीन हमारी है, गंगा की जमीन को भी बता रहे हैं हमारी है, तो वो गैर मर्यादित बातें कर रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों का वो बोर्ड भंग होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चल रहे बवाल के बीच सवाल भी है कि आखिर कैसे वक्फ बोर्ड पर बवाल और सवाल। वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के नाम पर जो अधिकार इस्लामिक देशों में नहीं, वो भारत में क्यों है? धार्मिक संपत्तियों के संरक्षण के नाम पर एकाधिकार सिर्फ एक धार्मिक संस्था को क्यों? 2013 के वक्फ बोर्ड कानून में खामी नहीं तो 4 लाख एकड़ वक्फ की जमीन आज 9 लाख एकड़ और संपत्ति 13 गुना कैसे हो गई? जो दल वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देते समय चुप रहे, वो अब क्यों शोर मचा रहे हैं? क्या राम मंदिर, धारा 370, CAA, NRC के बाद वक्फ बोर्ड भी धार्मिक ध्रुवीकरण का सियासी हथियार बन गया? इन सवालों के बीच वक्फ बोर्ड पर सियासत कितना और आगे बढ़ती है? कानून पास कराने लायक बहुमत न रखने वाली मोदी सरकार कैसे इस मामले में आगे बढ़ती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। शनिवार को मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी। इस पॉलिसी के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा। एक और अब प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी, तो वहीं शराब नीति में कई नई गाइडलाइन भी जोड़ी गई है। नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना POS मशीन के शराब अब नहीं मिलेगी। इसी को लेकर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इस पॉलिसी के तहत शराब पीने वालों को झटका लगा है। एक और अब प्रदेश में शराब महंगी हो जाएगी। वहीं शराब नीति में कई नई गाइडलाइन भी जोड़ी गई है। नई नीति के तहत मध्य प्रदेश में बिना POS मशीन के शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ ही धार्मिक क्षेत्र में शराबबंदी के बाद बंद हो चुकी दुकानों से होने वाले घाटे से राजस्व की भरपाई के लिए शराब को महंगा किया जाएगा। नई आबकारी नीति पर सरसरी निगाहें डालें। बिना POS मशीन के नहीं मिलेगी शराब। पवित्र शहरों वाले जिलों में 25% महंगी होगी शराब। अब खुल सकेंगे मिनी बार। राजस्व की भरपाई के लिए बढ़ेगा नवीनीकरण का शुल्क। रात 11 बजे तक ही मिलेगी शराब, 12 बजे तक पी सकेंगे। अतिरिक्त शुल्क देकर शराब बेचने और पीने की समयावधि बढ़वा सकते हैं बार संचालक। कमर्शियल आयोजनों के लिए भी संख्या के आधार पर लाइसेंस फीस तय। नई शराब नीति का लब्बो-लुआब ये कि शराब की नई दुकान तो कोई नहीं खुलेगी, लेकिन मिनी बार खोले जा सकेंगे। यहाँ केवल बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक मिलेंगे। शराब पिलाना प्रतिबंधित रहेगा। 10% से कम अल्कोहल वाले विदेश के पेय भी यहाँ दिए जा सकेंगे। इसके लिए लाइसेंस शुल्क बार से आधा रहेगा, यानी बार का शुल्क 20 लाख रुपए है तो इसके लिए 10 लाख रुपए देने होंगे। नई शराब नीति को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जहां इस नीति को लोक हितकारी और शराबबंदी की दिशा में बढ़ा कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पवित्र शहरों में शराबबंदी कर इसकी भरपाई के लिए प्रदेश का शराबीकरण कर दिया। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने, बियर कैफे की परमिशन देकर चाय और कॉफी की तरह शराब बेचने का लाइसेंस सरकार ने दे दिया।
आदरणीय मोहन जी की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और पवित्र जो नगरियां हैं उसमें शराबबंदी की घोषणा की है। जनता भी इसका स्वागत कर रही है और कांग्रेस तो वो है जो घर घर शराब बांटने का काम कर रही थी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, जिसने डोर टू डोर डिलीवरी के लिए उपलब्धता बढ़ा दी थी, जगह जगह पर शराब के ठेके खोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि जहां पर सामाजिक सरोकार की बात हो, जहां पर समाज के ध्यान रखने की बात हो, सही दिशा में ले जाने का काम हो, वो केवल भाजपा कर सकती है और कांग्रेस केवल ढकोसलेबाजी। भारतीय जनता पार्टी की जो नई शराब पॉलिसी है ये केजरीवाल की पॉलिसी जैसी है। अब मिनी बार भी खुलेंगे और दूसरी चीज़ जो धार्मिक नगरियों में बंद करने की सरकार की योजना है वो तो बहुत ही हास्यास्पद है कि आप जो है वहाँ पर बिक्री पर प्रतिबंध होगा लेकिन खरीदारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप बाजू के जो है 1 किलोमीटर दूर से शराब खरीद के ले आएँ तो आप धार्मिक नगरी में पी सकते हैं। सुरा पर मध्य प्रदेश की सियासत पहली बार नहीं डोली। कहा जाता है कि सरकार किसी की हो, सुरा पर सिर्फ राजनीति हो सकती। कोई भी सरकार इस पर न प्रतिबंध लगा सकती न बिक्री में कमी कर सकती, क्योंकि शराब सेहत के लिए भले ही नुकसानदेह, सामाजिक जीवन को नरक बनाए, खजाने का एक बड़ा हिस्सा उसी से भरता है। शायद यही वजह है कि सरकार ने पवित्र शहरों में तो शराब बंदी की, लेकिन उन्हीं जिलों में शराब के दाम बढ़ा दिए गए और इसके साथ ही शराब बिक्री का दायरा भी बढ़ा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।